डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और सम्मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। कोलकाता से सारी मेड्स गायब हो गई साहब। बड़ी विचित्र बात है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि गुड़गांव से सारी मेड्स गायब हो गई थी। अब वही स्थिति कोलकाता में हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुड़गांव में आपको ध्यान है कि जब एक ड्राइव चलाई गई थी इल्लीगल बांग्लादेशीज के विरुद्ध, तो उस समय गुड़गांव में ये ड्राइव काफ़ी तेज़ी से चली थी। तो सारे इल्लीगल बांग्लादेशी वहाँ से भाग के कल चले गए थे पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल भी क्या है, बहुत सारे तो वहाँ से चले गए थे बिहार। फिर बिहार से चले गए नेपाल और नेपाल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर फांदते कूदते बंगाल चले गए। वैसे आपको ये बता दें कि इस समय बंगाल में पुश करने के लिए जो कॉरिडोर है अपना, जिसको चिकन नेक बोलते हैं भाई लोग, भाईजान लोग, वो भाईजान लोग जिसको चिकन नेक बोलते हैं उसको हम बोलते हैं शोरथम। तो वो जो शोरथम है, उस शोरथम में आवाजाही इस समय भारतीय ट्रुप्स की कह लीजिए या भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के कह लीजिए या भारतीय एजेंट्स की कह लीजिए, वहां पर बगैर रोक टोक के होती है, बिना रोक टोक के। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि नहीं भाई, यहाँ किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। वहां से लगातार एक फ्लड जारी है। फ्लड किस चीज का? बांग्लादेशियों का। ये बांग्लादेशी कौन है? ये बांग्लादेशी वो हैं जो भारत में बहुत लंबे समय से निवास कर रहे थे और अभी जब सीएए आया है और सीएए के बाद में फॉरेनर्स एक्ट को सुदृढ़ किया गया है और सिटीजनशिप एक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप प्रूव करने की जिम्मेदारी या उसका दायित्व जो है वो तथाकथित सिटीजन पे है। उसके बाद से वैसे भी एक ट्रिकल शुरू हो गई थी। अब वो ट्रिकल जो है एसआईआर के अनाउंसमेंट के बाद बंगाल में भी वो एक फ्लड में परिवर्तित हो गई है। ये आश्चर्य की बात है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि एसआईआर का ये इम्पैक्ट होगा कि भाई एसआईआर से आखिरकार क्या होने वाला है। एसआईआर से यही तो होता कि भाई जिन लोगों का नाम 2002 के बाद आया है वोटर लिस्ट में और उनके माता पिता का पता नहीं है, तो उनकी जांच होके और उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता। लेकिन ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई है बंगाल में। और ना केवल बंगाल में, जहाँ-जहाँ भी और एसआईआर होने वाला है उन सारे स्थानों में। क्योंकि बंगाल में वोटर लिस्ट में जो भी फ्रॉड किया गया है वो एक अभूतपूर्व स्तर का है। तो यहाँ पर एसआईआर भी अभूतपूर्व स्तर का होगा। मजे की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यद्यपि ममता दीदी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एसआईआर के अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों पहले बदल दिया था, लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी कुछ करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। क्योंकि जब ममता दीदी के गुंडे और गुर्गे उनके पास जाते हैं, तो वो वैसे भी वहाँ पर तो टीएमसी का पूरी तरह से आतंक है। कोई भी सरकारी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि साहब हम इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, लेकिन वो कहते हैं साहब हम क्या करें? हमको तो ये लिस्ट ऊपर से आई है, ये देख लीजिए। ये लिस्ट हमने नहीं बनाई।
ये लिस्ट तो ऊपर से आई है और जो कुछ भी होगा अब इस लिस्ट के बाद ही होगा, इस लिस्ट के अनुसार होगा। अब वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट है 2002-3 में जो पहले एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसकी लिस्ट है। और उसकी लिस्ट के बियॉन्ड साहब लगभग 50% वोटर जो है उसमें उसके बियॉन्ड है। यानी 100% एडिशन उस लिस्ट में हो चुका है 2002 के बाद से। केवल 50% व्यक्ति ऐसे हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स के लिए एलिजिबल हैं। जरा सोचिए आप किस स्केल का भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। अब इसमें ये लगा लीजिए कि आप जो नेचुरल एट्रिशन होता है वो आप 25% मान लीजिए। 25% तो होता है, कोई 20-1% लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके नाम हटते हैं, और 5-1% ऐसे हैं जिनके नाम डुप्लीकेट हो जाते हैं, उनके नाम हटते हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जो बाकी 25% है वो कैसे होगा? देखिए, आपको समझाता हूँ, प्रोसेस समझाता हूँ। कि प्रोसेस कैसे, ये प्रोसेस जो है इस बार टॉप डाउन कैसे हुआ? पहले पिछली बार जो एसआईआर किया गया था, उस एसआईआर में ये हुआ था कि भई हर घर पर जाकर जो सरकारी अधिकारी थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है उस समय बूथ लेवल ऑफ़िसर का प्रावधान होता भी नहीं था। पर्चियाँ बाँटने के लिए पार्टियाँ अपनी स्वयं की व्यवस्था किया करती थी और इस पर्ची बाँटने में विशेषकर उत्तर भारत में आरएसएस के स्वयंसेवकों के कारण भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाती थी, इसीलिए उसके संगठन को सर्वोत्तम कहा जाता था। अब उस समय जो लोग अपॉइंट हुए, बीएलओ नहीं थे उस समय, जिन लोगों को भी अपॉइंटमेंट दिया गया, उन्होंने घर-घर जाकर सर्वे किया और घर-घर जाकर सर्वे करके एक लिस्ट बनाई। और वो लिस्ट जो है, उसमें फिर लगातार समरी रिवीजन होते रहे। समरी रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप एक निश्चित समय पर अ, एक क्विक रिवीजन करते हैं और उस क्विक रिवीजन में लोगों से आवेदन लेके फॉर्म 6 में, या अन्य लोगों से दूसरों का आवेदन लेके फॉर्म 7 में, और या फिर लोगों से करेक्शन के आवेदन लेके फॉर्म 8 में उसमें सुधार करते हैं जाँच करने के बाद। और ये सारा फॉर्म 6, 7 और 8 जो है इसमें साथ में लगता है एफिडेविट। तो ये कार्य ममता दीदी के आने के बाद से बड़ी एक्सपर्टीज़ से किया गया साहब, और बड़ी एक्सपर्टीज़ से फॉर्म 6 से लोगों के नाम ऐड कराए गए और फॉर्म 6 से लोगों के नाम डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो लगभग बंद करवा दिया गया, क्योंकि जो भी मृत व्यक्ति थे उनका 100% मतदान करना टीएमसी के कार्यकर्ता सुनिश्चित कर लेते थे। अब यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब ये वाला जो एसआईआर हो रहा है, ये एसआईआर जो पहली लिस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली बनाकर दे रहा है, और वो लिस्ट है 2002 की लिस्ट। अब 2002 की लिस्ट से जिन लोगों के नाम मैच कर रहे हैं, उनके नाम एन्यूमरेशन फॉर्म्स ऑटोमैटिकली इश्यू हो गए हैं, बाकी के नहीं इश्यू हुए। तो अब बीएलओ को वो जो कहते हैं लोग कि साहब कि तुम इसमें नाम ऐड कराओ, तो वो कहते हैं कि साहब फॉर्म 6 में आपको भरना पड़ेगा, या फॉर्म 7 में, या यदि पॉलिटिकल पार्टी दे रही है तो फॉर्म 7 में भरना पड़ेगा। अब ये आप देखें कि जितना भी एडिशन, डिलीशन वगैरह होके जब फाइनल लिस्ट जारी हुई बिहार में, उस फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद एक भी अपील नहीं हुई। अच्छा, उसमें 3,66,000 व्यक्ति ऐसे थे जिनको नोटिस जारी किया गया था, जिनके नाम डिलीट किए गए थे इस आधार पर कि वे सिटीज़न्स नहीं हैं। अब ऐसी उम्मीद की जाती थी, आशा की जाती थी, ऐसा लोगों का विचार था कि भई कम से कम इन लोगों के जो हैं वो फॉर्म 6 जमा करवाएँगी पार्टीज़। लेकिन आश्चर्य, एक सिंगल नाम ऐड नहीं हुआ वापस, एक सिंगल अपील नहीं हुई उन 3,66,000 में से। क्यों नहीं हुई? और वहाँ तो 3,66,000 थे, यहाँ 36 लाख निकलेंगे। यहाँ 36 लाख निकलेंगे बंगाल में। तो क्या जब वो 36 लाख निकलेंगे, तब उनकी अपील पॉलिटिकल पार्टीज़ या वे स्वयं जारी करेंगे? नहीं जारी करेंगे।
बल्कि सभी में यह भय व्याप्त हो गया है, बिहार के बाद विशेष तौर से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने आप को इस तरह से सामने कमिट करके देशद्रोही देशद्रोही डिक्लेयर हो जाएँ, घोषित हो जाएँ, ऐसा संकट अपने ऊपर नहीं ला सकती, ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकती। तो जो भी 50% एलिमिनेशन फॉर्म्स होंगे, उसके बाद की जितनी भी कार्रवाई है, वो बहुत पेचीदा हो गई है। फॉर्म 6 व्यक्ति अपने आप भरेगा, यदि वो सही है तो वो भर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नकली है, उसके एक तो ये हो सकता है कि भई वो भर दे, कह दे कि साहब मेरे पिता का नाम है इसके अंदर, तो वो पिता का नाम बता दे, उसका ऑटोमैटिकली हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, ऑटोमैटिक। ये बता दें कि साहब कि 2002 में ये मेरे पिता का नाम है, मैं ये हूँ, मेरे पिता का नाम ये है। तो ये आसानी से प्रूव हो जाता है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे लोग तो भई बहुत कम हैं, ये बताया जा रहा है। मुख्यतः वो हैं जो बाहर से लाके यहाँ पे बसाए गए हैं और जिन पे 2002 में उनके माता-पिता किसी का कोई नाम या कोई वारिस या कोई किसी तरह का ट्रेस है ही नहीं। ये लोग क्या करेंगे भई? यही लोग हैं जो कोलकाता छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा एक और भी है, इसमें हिंदू नहीं भाग रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के लिए फॉरेनर्स एक्ट में विशेष कंसेशन दे दिया गया है। फॉरेनर्स एक्ट में ये कहा गया है कि साहब कि यदि आप दिसंबर 2024 तक आए हैं, इल्लीगल भी आए हैं, तो आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। बाकियों का डिपोर्टेशन निश्चित है। इसलिए ममता दीदी का सारा कुनबा उनके लाख कहने के बावजूद भागता नज़र आ रहा है। बताइए कैसे होगा? इसीलिए ममता जी एसआईआर का इतना विरोध कर रही थी। लेकिन बिहार में सफलतापूर्वक हो जाने के बाद और राहुल गांधी द्वारा पहले से जाकर सुप्रीम कोर्ट में और अपने सारे उपचार बंद करवा लेने के बाद अब ममता दीदी कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो एसआईआर होगा और ममता दीदी के 1.5-2 करोड़ वोटर जो हैं वो हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।